तो चलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा कौन सा ट्रेंड्स है। और इससे पहले हमने एटॉमिक साइज के बारे में लर्न किया है, इसके बाद हमने मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में के बारे में हमने पढ़ा है। तो अभी हम देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक थोड़ा सा एटम और न्यूक्लियस के बारे में। एटम और उसके अंदर जो कुछ भी न्यूक्लियस रहता है, वहाँ जो डिफरेंट टाइप्स के जो फोर्सेस रहते हैं, जो कि फोर्सेस रहते हैं, ये फोर्सेस किस तरह से मेटालिक कैरेक्टर पे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और वीडियो देखने में आप इतने मुझे कि यानी कि आप वीडियो को लाइक भी करना भूल जाते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे ज़्यादा कि ये वीडियो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ये चैनल की लिंक शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि सब बच्चों का इसमें से फ़ायदा हो जाए। चलो हम टाइम वेस्ट ना करते, हम अभी शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे बच्चे वेटिंग कर रहे थे। थोड़ा सा मुझे सेटिंग का प्रॉब्लम आया था, इधर थोड़ा सा काम चलता है, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा कंप्यूटर का कभी कभी फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ तो एडजस्ट करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो देखो, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स, ट्रेंड्स बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो ट्रेंड है, अभी हम कहते हैं ना ट्रेंड खूप ट्रेंड चाललंय, खूप ट्रेंडवर आहे। म्हणजे एखादी गोष्ट जर असेल तर त्या गोष्टीचा सर्च किंवा त्या गोष्टीचा वापर जर जास्त प्रमाणामध्ये चालत असेल तर त्याला आपण ट्रेंड असे म्हणतो आजच्या परिस्थितीमध्ये। पण इथं मात्र थोडासा वेगळा अर्थ आहे की जेव्हा तुम्ही तो ट्रेंड म्हणजे त्याचा प्रवाह कशा पद्धतीने चालू असतो, कुणीकडून कुणीकडे गेला असता, कशा पद्धतीने पिरियोडिक टेबलमध्ये त्यामध्ये बदल काय होतो, तो आपण यामध्ये लर्न करणार आहेत। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं मेटालिक, एक्सप्लेन the trends of metallic and non-metallic character in modern periodic table। तो चलो देखते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस क्या क्या दिया है हमें। तो शुरू में मैं आपको जो स्टेट बोर्ड की किताब में किस तरह से दिया गया है इसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल आपको किस तरह से देना है। ओके, तो लास्ट कल भी थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई का प्रॉब्लम आया था, उसके बाद मैंने वो वीडियो पूरा बना के मैंने अपलोड किया था, पूरा बना के। और अभी कभी समझो आगे पीछे जब भी कभी प्रॉब्लम आया तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई का कुछ प्रॉब्लम आया नेटवर्क का, तो मैं दोनों का कलेक्ट करके फाइनल एक दूसरा वीडियो में अपलोड करता हूं। उसके बाद अब एक 10 सेकंड के बाद वीडियो को देख सकते हैं। लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये देखो मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम कंपेयर करेंगे। ओके, जो कि कल इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से ए पॉइंट दे रखे थे। ये देखो इस तरह से, व्हाट इज मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसके बारे में भी हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। इसके आगे का पार्ट ही है एक्सप्लेन द लोकेशन, यानी कि पोजीशन इन, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। इस तरह से भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि लास्ट पीरियड में इसके पहले जो वीडियो है, इस पहले के वीडियो में हमने बहुत विस्तार से और डिटेल से पढ़ लिया है। इसके बाद अभी हम यहाँ देख रहे हैं सिमिलर पैटर्न, सिमिलर। ओके, तो आगे का पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं। देखो इस तरह से मैंने जो कुछ भी हमें पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ के मैंने छोटे छोटे पॉइंट करके यहाँ आपके लिए तैयार करके दे रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या किया, कंपेयर, जो हम शुरू से, जो आप अगर टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं तो शुरू के इसके जो कुछ भी पैराग्राफ से उसके ऊपर से लेट अस कंपेयर, यानी कि अगर हम अभी कंपेयर करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूले ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड दैट कैटायन इन देम इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल while the anion फ्रॉम नॉन मेटल। ये मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया है। एक सोडियम और एक क्लोरीन के एटम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके मैंने आपको दिखाया। यानी कि सोडियम है, सोडियम पे
पॉजिटिव आयन तैयार होता है, क्लोरीन है तो क्लोरीन पे नेगेटिव तैयार होता है, यानी कि सोडियम कैटायन तो होता है और क्लोरीन आनायन। ये क्यों होता है? लेन देन की वजह से, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्लोरीन यानी कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो लूज करता है वो कैटायन तैयार करता है और वो जो गेन करता है वो आनायन तैयार करता है। इसके पहले की वीडियो मैंने बहुत सा डिटेल सा एक्सप्लेन यानी कि फिगर ड्रॉ करके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दैट द मेटल एटम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, ये बताया मैंने, ये ऑलरेडी बताया आपको, फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने से। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये बताया मैंने आपको। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम को देता है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो वीडियो आप देखो, और वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखो, बहुत इजी से आपको समझ में आएगा। यानी कि अगर मैं ईच एंड एवरी मटेरियल, अगर ईच एंड एवरी वीडियो में मैं अगर दिखाऊंगा तो सिलेबस हमारा आगे नहीं चलेगा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा आता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो उसी तरह से वो मेटल का जो एटम रहता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज तैयार होता है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो आगे दिया गया है। क्या है फोर्थ पॉइंट में? ऑन द अदर हैंड an atom of non-metal has tendency to form anion. Okay, क्लोरीन के बारे में, by accepting electrons from outside into its valence cell, यानी कि वो समझो दूसरा कौन सा भी मेटल हो या किसी भी तरफ से, किसी तरह से हो, अगर वो दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसके वैलेंस सेल में वो ऐड करता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज उसका बढ़ जाता है। ओके, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हम देखो क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आयन्स हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता कभी, क्योंकि उनके यानी कि जो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, यानी कि जो कैटायन फॉर्म करने के बाद वो आनायन फॉर्म करने के बाद, अगर मेटल है तो कैटायन फॉर्म करेगा, और मेटल है तो कैटायन फॉर्म करेगा, और आनायन है तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, और उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते और इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं। इसके वास्ते इनके ऊपर जो कुछ भी चार्ज रहता है तो उसी तरह से मैंने आपको बता दिया है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबेल गैस, हाउ इज द एबिलिटी टू लूज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल डिटरमाइन। लेकिन उनका जो ऑलरेडी सीन दैट, ये देखो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, इसके पहले बता दिया, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द आयन्स हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि इससे पहले जो यानी कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि उसके ऊपर जो कैटायन रहता है, वो जो आनायन रहता है वो पॉजिटिव, यानी कि उनके ऊपर जो कुछ भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आएगी, आने के बाद वो कैसे रहता है? स्टेबल रहते हैं। और स्टेबल रहने की वजह से उनके यानी कि वो लूज करने और गेन करने की प्रॉपर्टी उनकी क्यों बढ़ती है, यानी कि किस तरह से वो लेन देन करते हैं, ये आगे के पॉइंट में है। तो देखो, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम, अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि मैंने आपको बताया इस तरह से, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से एक कोई सेल है, ओके, दूसरी इस तरह से एक दूसरी सेल है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। इसके ऊपर जहां जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करते हैं, इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से और ये पॉजिटिव चार्ज, इस दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और ये मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया इसके पहले वीडियो में, लेकिन अभी भी मैं आपको यहां मटेरियल है इसके वास्ते मैं अभी भी इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्या है देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स exerted on them by a positively charged nucleus, यानी कि there is a electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron, यानी कि दोनों के बीच जो कुछ भी फोर्स रहता है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रो that force is called as electrostatic force. Okay, the electrons in the inner cell lie in between the valence cell and nucleus.
यानी कि जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो न्यूक्लियस और सेल के बीच इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आपको मैं एक बात आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं, ये जो घूमते हैं, एक फिक्स ऐसे लाइन में रिवोल्यूशन नहीं करते, यानी कि इनकी रिवोल्यूशन करने की उनकी जगह थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा बाहर, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की, इलेक्ट्रॉन मिलने की, ये एक प्रोबेबिलिटी है और इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे लेट हो गया था, शायद लेट होने की वास्ते थोड़ा सा स्टार्ट तो किया है भाई, आप लोगों को कैसे पता नहीं चल रहा, अभी तक स्टार्ट तो किया है मैंने। ओके, सेल के बीच और न्यूक्लियस के बीच ये इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है देखो, चलो, बिकॉज ऑफ दियर प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज से न्यूक्लियस के ऊपर जो कुछ भी चार्ज रहता है उसकी वजह से उसका रिवोल्यूशन होता है, और उसका रिवोल्यूशन होने के वास्ते यानी कि दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और उसके ऊपर ये रिवोल्यूशन करते हैं। ओके, thus the number of valence electron in metal is small। वो कितने रहते हैं, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ओके, तो इसके बाद आगे का पॉइंट है देखो, देन आज कुछ तो नेट का प्रॉब्लम दिख रहा है। also the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small। क्योंकि जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की यानी कि एटम की साइज बढ़ती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी सेल में वो ऐड होता है और वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाता है। जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन रहता है वो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर रहता है, यानी कि उसके ऊपर, इसे हम कहते हैं थोड़ा सा एक दूसरा अगर मीनिंग में आपको बताऊं तो इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्ड बोले तो ढाल कहते हैं, धीरे 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 वो डिक्रीज होते जाता है, यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह। ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है और आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती होगी, ये मैं समझ सकता हूं। As a combined effect of these two factors, metals have tendency to lose the valence electron to form cations having a stable noble gas configuration। यानी कि एक स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलाता है। स्टेबल नोबेल गैस बोले तो नोबेल गैस एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं और इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं। मीन्स जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना देना, यानी कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं, यानी कि वो लेन देन की प्रोसेस करते ही नहीं, इसलिए हम उन्हें नोबेल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरा मराठी में इसे कहते हैं राजवायू। राजवायू मूलद्रव्य जे की शेवटच्या ग्रुपमध्ये असतात, शेवटच्या गणामध्ये असतात, आणि अशा स्वरूपाची जे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची त्याची जे टेंडन्सी असते ती टेंडन्सी मात्र इथे बदलत जाते। आणखी एकदा पहा, फॅक्टर्स, टू फॅक्टर्स as a combined effect of these two factors, metals have tendency to lose करने की valence electron to form the cations having the stable noble gas configuration। stable noble gas configuration वो मिलाते हैं, ओके, मिलता है उनका। this tendency of an element is called as electropositivity। यानी कि एलिमेंट क्या करता है, मेटल क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उसका बाइंडिंग थोड़ा सा कम रहता है, और लूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली यानी कि मेटल एलिमेंट्स कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन इजीली टू द अदर। ओके, एंड देन दिस इज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट कहते हैं, यानी कि एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट की ए बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ओके, अब हम आगे का पॉइंट मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखो, एक इसके पैराग्राफ के ऊपर भी मैंने एक दूसरा क्वेश्चन तैयार किया है। आपको ये तो समझ में आया होगा, जो मैंने अभी यहां जो पढ़ाया है आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट वन है,
एक्सप्लेन द डिफरेंट फोर्सेस इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स वगैरह। थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं हुआ यहाँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी यहाँ आने की, इसलिए क्वेश्चन उतना प्रॉपर नहीं बनाया पाया मैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट फोर्सेस इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एटम, इस तरह से भी लिखा तो चलेगा। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके ऊपर किस तरह से देखो, ये जो मैंने आपको द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, और एक बार देखो, द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज क्लियरली अंडरस्टूड, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं क्या, फ्रॉम देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी जो कुछ भी पोजीशन है उसके हिसाब से, उसके मदद से आप पीरियोडिक ट्रेंड बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यानी कि है, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा आगे जाके भी एक पॉइंट में आपको और एक बार बताना चाहता हूं, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि मैं पीछे पढ़ाया इस तरह से आपको थोड़ा सा यानी कि समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं। समझो ये सोडियम है एटम, इसका ये न्यूक्लियस है, ये जो प्रोटॉन है इनमें प्रोटॉन्स रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स रहते हैं, और बाहरी बाजू में इस तरह से आउटर साइड में नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से इस तरह से इसके बाजू जो कुछ भी 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां, सोडियम का इस तरह से यहां 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से 8, और जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ए लास्ट ऑर्बिट में यानी कि लास्ट शेल में आता है, और लास्ट शेल में आने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही सोडियम क्या करता है, दूसरे को देता है। सोडियम समझाने में थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आता है, इसीलिए मैं सोडियम का एग्जांपल दे रहा हूं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनका भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। ओके, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनके अंदर 11 प्रोटॉन्स रहते हैं और उतने ही 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जब वो एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है उस वक्त। लेकिन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां होते हैं 11 प्रोटॉन्स, और यहां होते हैं खाली 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अब क्या करता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो यहां क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है सोडियम में, इसीलिए सोडियम में Na+ दिखाया जाता है। इस तरह से हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये रहा सोडियम के बारे में, यानी कि ऑल जो मेटल्स है हमारे, ऑल मेटल्स है, तो ऑल मेटल में भी आपको यही टेंडेंसी देखने को मिलती है। और ये जो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का, जो इफेक्ट है, जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता है, और इसलिए यहां कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, यानी कि जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वो फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ओके, इसके बाद आगे का मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खाली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो वीडियोस अभी तक जो लिए हैं उनकी लिंक मैं आपको पोस्ट करने जा रहा हूं, नहीं तो यहां भी मैं आपको दे देता हूं। चलो यहां भी दे देता हूं, यानी कि सॉरी, ये तो लिंक मैं अभी नहीं दे सकता, खाली कुछ चैप्टर की लिंक यहां दे सकता हूं मैं, अगर पॉसिबल है तो मैं देखता हूं। शायद इतने फॉन्ट नहीं जाएंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है दोस्तों, नहीं हो रहा। ओके, चलो आपको कुछ लिंक्स मुझे देने थे, ये वीडियो खत्म होने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं। ओके, चलो, तो अभी आप क्या देख रहे थे, एक्सप्लेन डिफरेंट फोर्सेस के बारे में हम यहां पढ़ने वाले। चलो, द पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनकी जो कुछ भी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, ये देखो आपको मैं जो किताब में आपके लिए जो फिगर दी गई है, ये फिगर में आपको यहां दिखा रहा हूं। क्या है ये देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन
एलिमेंट्स का पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसा है। तो इधर डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस है वगैरह वगैरह पूरा यहाँ दिखाया गया है। तो हम क्या करते हैं, देखो इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम दियर पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज क्लियरली अंडरस्टूड, यानी कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। ओके, तो इसके बाद यानी कि जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने चैनल पे जितने भी 10th के वीडियोस है, 10th के जितने भी चैप्टर के वीडियोस है वो सबकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, पूरे चैप्टर की लिंक, यानी कि प्लेलिस्ट दे रहा हूं, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे के पूरे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 10वीं के जितने भी मैं वीडियोस अभी बनाऊंगा इसके आगे की, यानी कि पीछे के जितने भी रहेंगे उस यानी कि ऑल वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, सेम ग्रुप के बारे में देखते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, यानी कि समझो ये फर्स्ट वाला ग्रुप है, या सेकंड वाला ग्रुप है, या थर्ड वाला ग्रुप है, यानी कि उनका जो कुछ भी ग्रुप है, ग्रुप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू सेल गेट्स एडेड। एक जब हम टॉप टू बॉटम जाओगे, यानी कि आप जैसे भी टॉप टू बॉटम जाओगे, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक जाओगे, तो ईच एंड एवरी पीरियड में एक नई सेल ऐड होती है। यानी कि यहां देखो, यहां के जो एलिमेंट है इनमें एक नेक्स्ट सेकंड सेल आती है, जो थर्ड पीरियड के रहते हैं उनमें थर्ड सेल आती है, जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स रहते हैं उनमें फोर्थ सेल ऐड होती है। ओके, ये बता रहा हूं। While the going down the group, a new cell gets added, resulting in the increase in the distance between nucleus and valence electron। जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो इस तरह से ये न्यूक्लियस है। ओके, इस तरह से ये आउटर ए फर्स्ट वाला सेल है, उसके बाद ये आएगा, देखो इस तरह से सेकंड वाला सेल आया, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस तरह से ए फोर्थ थर्ड सेल आ गया, ये न्यूक्लियस है, ऐसा आप इमेजिन करो, समझो ये फर्स्ट वाला सेल रहेगा, ये सेकंड वाला सेल रहेगा और ये थर्ड वाला सेल रहेगा। ओके, थर्ड वाला सेल रहेगा। तो अभी क्या करेंगे, समझो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो कुछ भी फोर्स एक्सर्ट होता है वो फर्स्ट सेल पे ज्यादा होता है, ये तो मालूम है आपको। दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर ये जो है ये सेकंड सेल पे उसका थोड़ा सा फोर्स कम होता है, उसके बाद थर्ड सेल पे और फोर्स कम होता है। यानी कि समझो कभी कभी घर में समझो कि आप 3-4 भाई है, घर में बच्चे हैं घर पे, समझो अभी तो फैमिली खाली 2 बच्चों की है, समझो एक 3 बच्चे हैं घर पे, 3 बच्चे हैं, समझो अपने चाचा का वगैरह बेटा कुछ तो है, तो तुम्हारा चचेरा भाई वगैरह है, ऐसा समझो, समझ लो। और आप क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट वाला जो है तुम्हारी जो मम्मी घर पे कुछ तो फूड पका रही हो, तो उस वक्त आप उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। ओके, और कुछ तो भी किसी एक बच्चे ने गलती कर दी है, यानी कि कुछ तो वेस्ट कर दिया, कुछ तो जमीन पे डाल दिया है, तो मम्मी क्या करती है, वो हाथ में बेलन वगैरह लेके कुछ तो मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जो नजीक रहता है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसे ज्यादा डर लगता है। उसके बाद थोड़ा सा वो दूर रहेगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़ता है, और थोड़ा सा दूर रहेगा तो वो गुस्से में जो मम्मी है उसे भी वो थोड़ा सा चिढ़ाएगा, यानी कि उससे भी थोड़ा सा चिढ़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ तो करेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट उसने दूर तक नहीं होता, क्योंकि उसको पता है अगर मेरी मम्मी यहां तक मुझे मारने के लिए आएगी तो मैं भाग जाऊंगा, ये उसे पता होता है। यानी कि जो समझो मम्मी समझो न्यूक्लियस है, और ये पहले वाला जो स्टूडेंट है उसे समझो फर्स्ट सेल है, दूसरा जो बच्चा है वो समझो सेकंड सेल है, तीसरा जो बच्चा है वो समझो थर्ड सेल है। तो थर्ड सेल के ऊपर न्यूक्लियस का यानी मम्मी का ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। उसी तरह से मैं कर रहा हूं, ये देखो ये फर्स्ट पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड, ये देखो ये सेकंड पीरियड का है, ये देखो ये थर्ड पीरियड का है, समझ में आया ना आपको। इसी तरह से जैसे 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 सेल बढ़ती जाती है तैसे वैसे 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 इफेक्ट कम होते जाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्जेस, यानी कि न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस है अगर उतने नेगेटिव चार्जेस है तो फाइनली वो एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। लेकिन प्रोटॉन की संख्या अंदर रहती है, और न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं न्यूक्लियस से थोड़े से दूर की सेल में ऐड होना शुरू होते हैं, दूर की सेल में ऐड होना शुरू होते हैं, और दूर की सेल में ऐड होने की वजह से उनका जो कुछ भी फोर्स रहता है वो फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज होते जाता है। वही है, थोड़ा सा कंजस्टेड है,
समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती होंगी। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है, समझो इस तरह से एक ही ग्रुप है। वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू सेल गेट्स एडेड। आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, ओके, एडेड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ता है, ये अभी अभी बता दिया मैंने। फिर बार 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 एक ही पॉइंट अगर मैं बताऊंगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। ओके, आगे का पॉइंट हम देखते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लोअरिंग, लोअर हो रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे रिजल्टिंग न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। दस results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electron। lowering the attractive force यानी कि उनका attractive force भी कैसे हो रहा है, धीरे धीरे वो कम होते जाता है जैसे जैसे सेल ऐड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यानी कि फोर्स कम होते जाता है और फोर्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऑल्सो द पेनल्टीमेट सेल बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल ऑन लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो भी कुछ आउटर सेल की, आउटर यानी कि आउटर मोस्ट सेल रहती है, वहां जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहता है वहां की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। आपको ये भी पता है, समझो एक दुकानदार है, अगर दुकान में बैठ के अगर बिजनेस कर रहा है तो वहां उसे यानी कि उसका सामान लूज होने की टेंडेंसी कम रहती है, यानी कि चोरी होने की टेंडेंसी कम होती है। लेबर लोग भी कुछ काम सामान खराब नहीं करेंगे, यानी कि उसका नुकसान कम होगा। लेकिन अगर वो जब दुकान से दूर है और वहां से अगर वो दुकान कंट्रोल करने की सोच रहा है तो दुकान में बहुत सा लॉस हो सकता है, यानी कि मटेरियल चोरी हो सकता है। उसी तरह से जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल दूर जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो सेल है उसकी जो वैलेंस सेल है, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है। न्यूक्लियस का फोर्स थोड़ा सा कम होता है। आज थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है। ओके, नेटवर्क का प्रॉब्लम दिख रहा है आज, तो इसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद देखो ये पॉइंट के बीच, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे टेंडेंसी बढ़ती है लूज करने की। ऑल्सो द पेनल्टीमेट सेल बिकम्स आउटर मोस्ट सेल ऑल लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली सेल। ओके, उसके बाद पेनल्टीमेट सेल इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, यानी कि वो कंप्लीट ऑक्टेट, उसके जो बाहरी सेल रहती है वो कंप्लीट ऑक्टेट वहां कंप्लीट करती है। ओके, क्यों कंप्लीट करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो सेल अंदर की सेकंड सेल, बाहरी साइड से जो सेकंड सेल रहते हैं, इस तरह से ये समझो, इस तरह से मैंने ये दिया, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल है, ये न्यूक्लियस है अंदर का, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये सेल तो वैनिश होती है, तो खाली ये सेल बचती है और यहाँ जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से रहते हैं, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। उसी तरह से देयरफॉर द रिजल्टिंग कैटायन हैज स्पेशल स्टेबिलिटी। ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फर्दर, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उनकी बढ़ती है। और एक बार बताता हूं, द पेनल्टीमेट सेल इज कंप्लीट ऑक्टेट, वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। देयरफॉर द रिजल्टिंग कैटायन इज अ स्पेशल स्टेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद समझो ये सोडियम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, सॉरी बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कम होता है, इसके वास्ते इलेक्ट्रॉन का यानी कि पॉजिटिव का चार्ज एक से ज्यादा रहता है, एक से एक ने यानी कि एक से ज्यादा रहते, उसके वास्ते सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है। ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फर्दर, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी जो टेंडेंसी रहती हो तो क्या रहती है, वो बढ़ जाती है, कहते हैं। ओके, उसके बाद देन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कैरेक्टर क्या रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके वास्ते द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप।
आप जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर इसका कैसे होता है, मेटालिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन दी ग्रुप। तो इस तरह से मैंने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश की है। ओके, तो इसके बाद जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो कि इसके जो बाद के जो पॉइंट्स है मैं इसके यानी कि कल के वीडियो में हम लेते हैं, कल के वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो दोस्तों आज अभी तक यानी कि थोड़ा सा यानी कि आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा, फिर भी मैं और एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेता हूं इसका, क्योंकि थोड़ा सा है कंजस्टेड है, लेकिन मैंने जितना हो सके मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। ओके, तो ये देखो इस तरह से ये पॉइंट्स हमने कुछ पढ़े हैं। एक्सप्लेन मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में ये लास्ट का कल का वीडियो था। उसके बाद ये भी कुछ पॉइंट्स हमने बता दिए, सॉरी ये देखो इस तरह से सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूले वगैरह पूरा बता दिया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी बढ़ती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जैसे कि एक सेल बढ़ती जाती है वैसे वैसे न्यूक्लियस से जो सेल रहती है आउटर मोस्ट सेल, उसके ऊपर जो कुछ भी फोर्स एग्जर्ट होता है वो फोर्स एग्जर्ट होने के डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसके ऊपर जो कुछ भी फोर्स का इफेक्ट रहता है वो इफेक्ट डिक्रीज होते जाता है। ओके, उसके बाद ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो बताया मैंने, यानी कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर फोर्स कम होते जाता है और रिजल्टेंटली एटम्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन, देयर इलेक्ट्रॉन लूज बाय वेरी इजी मेथड, यानी कि बहुत ही एक यानी कि उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो इस तरह से मैंने एक ट्रेंड भी आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। इसके बाद का जो कुछ भी पॉइंट है ये पॉइंट हम इसके बाद जो वीडियो यानी कि कल सुबह मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अभी तक ये आपके समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप अगर मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं आपको लगता है तो लाइक तो आप करोगे ही, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं अभी उनका मैं नाम यहाँ लेना मुझे पॉसिबल नहीं है। एक कुछ प्रतिभा कुंभारे है, ओके, उसके बाद है वीरेंद्र नाग दिवे है, प्रवीण वदाड़े है, बहुत सारे बच्चे इनका नाम लेना मुझे पॉसिबल नहीं होगा। सोनाली तगड़ है, ओके, सब बच्चों ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा है, तो मैं सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छी तरह से जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, अच्छे बढ़ोगे, अच्छे पढ़ाई करोगे। तो दोस्तों चलो ठहरते हैं और मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।